जरा सोचिए, अगर ये कहा जाए कि चेतना या जिसे हम कॉन्शियसनेस कहते हैं, उसको लेकर मुख्य धारा के विज्ञान ने पिछले 30 सालों में जो कुछ भी हमें बताया है, वो सब बस एक पुरानी और मृत विचारधारा को छुपाने की कोशिश है। ये सच में एक ऐसा विचार है जो पूरी वैज्ञानिक नींव को हिला सकता है। और आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हम ठीक इसी बात की गहराइयों में उतरने वाले हैं। बिल्कुल, मतलब ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारे सबसे बड़े वैज्ञानिक संस्थान महज एक पर्दा है जो किसी ऐसी चीज को ढक रहे हैं जो बहुत पहले ही काम करना बंद कर चुकी है। एकदम सही कह रहे हैं आप। और हमारे पास आज जो स्रोत हैं वो बार्सिलोना में हुए साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस सम्मेलन के एक बेहद दिलचस्प इंटरव्यू से हैं। वो इंटरव्यू जिसमें न्यूरोसाइंटिस्ट और भौतिक विज्ञानी एलेक्स गोमेज मारिन के विचारों पर बात की गई है ना? हाँ बिल्कुल। उनके विचार विज्ञान के स्थापित नियमों को एक बहुत ही सीधी चुनौती देते हैं। इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य उस छिपे हुए युद्ध को समझना है जो हमारी चेतना पर लड़ा जा रहा है। मतलब कैसे भौतिकवाद या कह ले मटीरियलिज्म धीरे धीरे एक शोषक प्रणाली बन गया है, और कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ट्रांस ह्यूमनिज्म जैसी ताकतें मानवता के भविष्य को बदल रही हैं। सही कहा। इसे समझने के लिए हम एक रूपक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अक्सर हम विज्ञान को एक चमचमाते थिएटर के मंच की तरह देखते हैं। हाँ, जहां सब कुछ एकदम सुलझा हुआ और सटीक लगता है। दर्शक ताली बजाते हैं और मान लेते हैं कि बस यही अंतिम सत्य है। बिल्कुल। लेकिन आज हम उस चमकते मंच के पीछे यानी बैक स्टेज जाने वाले हैं। हम देखेंगे कि पर्दे के पीछे असल में कितनी अफरा तफरी मची है। और तार कैसे उलझे हुए हैं और असली खेल क्या चल रहा है। एकदम। और इस अफरा तफरी को समझना बहुत जरूरी है। बाहर से जो विज्ञान बहुत एकमत लगता है, वो अंदर से चेतना के मामले में बहुत बुरी तरह बटा हुआ है। मैंने पढ़ा था कि वैज्ञानिक समुदाय में इतनी अराजकता है कि एलेक्स ने इन अलग अलग सिद्धांतों की तुलना एक टूथब्रश से कर दी। हाँ, ये टूथब्रश वाली तुलना बहुत सटीक है। इसका मतलब है कि हर वैज्ञानिक के पास चेतना को समझाने का अपना एक अलग सिद्धांत है। यानी अपना एक निजी टूथब्रश है, लेकिन कोई भी दूसरे का टूथब्रश इस्तेमाल नहीं करना चाहता। बिल्कुल। हर किसी को लगता है कि सिर्फ उनका ही टूथब्रश, मतलब उनकी ही थ्योरी सबसे सही है। इसी शोर के बीच एलेक्स एक बहुत कड़ा दावा करते हैं। क्या दावा? उनका कहना है कि भौतिकवाद को तो 90 के दशक में ही पूरी तरह से मर जाना चाहिए था। भौतिकवाद मतलब वो विचारधारा जो मानती है कि ब्रह्मांड में सिर्फ पदार्थ या मैटर ही सब कुछ है। हाँ, कि इंसान सिर्फ मांस और हड्डियों का एक बायोलॉजिकल रोबोट है और चेतना महज दिमाग के अंदर होने वाले केमिकल्स का एक साइड इफेक्ट है। लेकिन विज्ञान में एक बहुत मशहूर टर्म है हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस, तो क्या वो भी इसी से जुड़ा है? बिल्कुल जुड़ा है। एलेक्स का तर्क है कि ये जो हार्ड प्रॉब्लम है, ये असल में कोई दार्शनिक खोज नहीं है। ये तो भौतिकवाद की मौत पर लीपापोती करने का एक तरीका है। अच्छा, लीपापोती कैसे? मतलब वो इसे हार्ड क्यों कहते हैं? देखिए, विज्ञान के लिए ये खोजना आसान है कि जब हम लाल रंग देखते हैं तो दिमाग में कौन से न्यूरॉन्स फायर होते हैं। इसे वो इजी प्रॉब्लम कहते हैं। तो फिर मुश्किल हिस्सा क्या है? मुश्किल ये है कि उनका पदार्थ वाला सिद्धांत ये नहीं समझा सकता कि वो लाल रंग हमें व्यक्तिगत रूप से कैसा महसूस होता है। हाँ, मतलब वो जो फीलिंग है, वो जो एहसास है। हाँ, वो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस। जब वैज्ञानिकों को दिखा कि उनका सिद्धांत इसे नहीं समझा सकता, तो उन्होंने अपनी गलती नहीं मानी। उन्होंने इसे बस हार्ड प्रॉब्लम नाम दे दिया। मतलब एक मरे हुए सिद्धांत को 100 साल का और लोन दे दिया ताकि कह सकें कि हाँ, अभी थोड़ा मुश्किल है, भविष्य में तकनीक अच्छी होगी तो सुलझा लेंगे। एकदम सही। यार, ये तो बिल्कुल कॉर्पोरेट रीब्रांडिंग जैसा लग रहा है। कॉर्पोरेट रीब्रांडिंग? वो कैसे? मतलब जब किसी बड़ी कंपनी का कोई प्रोडक्ट बाजार में फेल हो जाता है, तो वो ये नहीं मानती कि प्रोडक्ट खराब है, वो बस नाम बदलती है, नई पैकिंग करती है और फिर से बेच देती है। अरे वाह, क्या सटीक उदाहरण दिया है। विज्ञान भी हार्ड प्रॉब्लम का लेबल लगाकर यही कर रहा है। एलेक्स ने इसे समझाने के लिए एक और बढ़िया तकनीकी उदाहरण दिया है। वो विंडोज 95 वाला? हाँ, वो कहते हैं कि पुराने भौतिकवादी नजरिए से चेतना के डेटा को समझना वैसा ही है जैसे आज की किसी भारी भरकम नए ऐप को पुराने विंडोज 95 पर चलाना। तो जाहिर है सिस्टम तुरंत क्रैश हो जाएगा, क्योंकि उसका आर्किटेक्चर उस कोडिंग को समझ ही नहीं सकता। बिल्कुल। भौतिकवाद का ढांचा सिर्फ मैटर की भाषा समझता है। उसमें जब चेतना या व्यक्तिगत अनुभव का डेटा डालते हैं तो वो क्रैश हो जाता है। अगर हम भौतिकवाद को सच मान भी लें कि इंसान सिर्फ मास का एक कंप्यूटर है, तो फिर उसे किसी मशीन या एआई से बदलने में क्या हर्ज है?
और यहीं से ये चर्चा हमारी रोजमर्रा की जिंदगी और मानवता के अस्तित्व के सवाल की तरफ मुड़ जाती है। ये बहुत डरावना हिस्सा है। हाँ, क्योंकि अगर इंसान एक मशीन है तो एक तेज और बेहतर मशीन उसे रिप्लेस क्यों नहीं कर सकती? बिल्कुल। एलेक्स इसी खतरे की बात करते हैं। वो एआई को एक आकर्षक और खतरनाक बकवास का एल्गोरिथम आक्रमण कहते हैं। एल्गोरिदम आक्रमण? हाँ, इसके पीछे एक पूरा आर्थिक ढांचा है। पूंजीवाद ने पहले जमीन पर कब्जा किया, फिर फैक्ट्रियों पर। अब उसे विस्तार के लिए नया क्षेत्र चाहिए। और वो नया क्षेत्र हमारा ध्यान, हमारा दिमाग और हमारी चेतना है। बिल्कुल। और ट्रांसह्यूमनिज्म इसी एजेंडे का अगला कदम है। ट्रांसह्यूमनिज्म मतलब इंसान की शारीरिक सीमाओं को मशीनों के जरिए पार करना। सुनने में तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। हाँ, जहां इंसान कभी बीमार नहीं पड़ेगा। लेकिन स्रोतों के अनुसार एलेक्स इसे एक डार्क फोर्स मानते हैं। डार्क फोर्स क्यों? क्योंकि ये मानव प्रजाति की मूल प्रकृति को ही खत्म करके कुछ ऐसा बना देगा जो अब इंसान नहीं रहेगा, और इससे बहुत आकर्षक पैकेजिंग में बेचा जा रहा है। मतलब ये कहकर कि सब कुछ बहुत शानदार और सुविधाजनक होने वाला है। एकदम। और टेक कंपनियां ड्रग टेस्ट लगाकर ये भ्रम फैला रही हैं कि अगर कोई मशीन इंसान की तरह बात करती है तो उसमें भी चेतना है। हाँ, लेकिन क्या हम थोड़ा ज्यादा नहीं डर रहे? मतलब व्यवहारिक रूप से देखें तो एआई हमारे काम आसान भी तो कर रहा है। काम आसान कर रहा है, ये सच है। जैसे मान लीजिए मुझे गिटार सीखना है, उसमें सालों की मेहनत है, उंगलियों में दर्द होता है। अगर मैं वो सब छोड़कर एआई से एक बढ़िया धुन बनवा लूं, तो इसमें इंसानियत का क्या नुकसान है? ये तर्क बहुत ही स्वाभाविक लगता है, लेकिन यहीं पर इंसानियत के मूल अनुभव की बात आती है। कैसा अनुभव? एलेक्स कहते हैं कि संगीत बनाना सिर्फ एक ऑडियो फाइल तैयार करना नहीं है। जब इंसान गिटार सीखता है, संघर्ष करता है, तो उसके अंदर धैर्य और भावनाएं विकसित होती हैं। अच्छा, तो वो जो संघर्ष की प्रक्रिया है वो खुद ज्यादा मूल्यवान है। बिल्कुल, वही संघर्ष हमें इंसान बनाता है। अगर सारे रचनात्मक काम एआई करेगा तो हमारे पास करने के लिए क्या बचेगा? सिर्फ निरर्थक काम, जिन्हें बुलशिट जॉब्स कहते हैं। हाँ, हम अपनी वो क्षमता खो देंगे जो हमें मशीन से अलग करती है। तो अगर हम मशीन नहीं है तो इंसान की असली क्षमताएं क्या हैं? यहीं से तो चर्चा उस विज्ञान की तरफ जाती है जिसे मुख्य धारा वाले असंभव कहते हैं। हाँ, इसी असंभव वाले विज्ञान की कीचड़ में उतरना जरूरी है। कीचड़ मतलब वो क्षेत्र जहां प्रयोग तो हो रहे हैं लेकिन कोई वहां जाना नहीं चाहता। एलेक्स ने एक्स्ट्रा ऑक्यूलर विजन जैसे हैरान करने वाले प्रयोग किए हैं। एक्स्ट्रा ऑक्यूलर विजन मतलब बिना आंखों के देखने की क्षमता? बिल्कुल, महज चेतना की मदद से। एक प्रयोग में एक दृष्टिबाधित व्यक्ति को कुछ तस्वीरें ड्रॉ करने को कहा गया। तो क्या हुआ? उसने वो तस्वीरें बिल्कुल सटीक ड्रॉ कर दी जो भविष्य में एक रैंडम नंबर जनरेटर द्वारा चुनी जाने वाली थी। 1 मिनट, क्या मतलब उस व्यक्ति ने वो तस्वीर ड्रॉ की जो उस वक्त तक तय ही नहीं हुई थी? हाँ यार, ये तो भौतिकी के नियमों को ही तोड़ रहा है। कॉज एंड इफेक्ट के नियम को भविष्य वर्तमान को कैसे प्रभावित कर सकता है? यही तो बात है। ये पूरे सख्त वैज्ञानिक प्रोटोकॉल के तहत हुआ था, कोई धोखाधड़ी नहीं थी। लेकिन एक वैज्ञानिक होने के नाते एलेक्स के लिए ये सब बोलना आसान नहीं है। जाहिर है उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लग सकती है। इसी को गोलेम और स्मीगोल की दुविधा कहते हैं। एक तरफ वो सच्चा वैज्ञानिक है जो इस चमत्कार से हैरान है, और दूसरी तरफ वो आवाज जो कह रही है कि इसे बंद करो वरना फंडिंग कट जाएगी और करियर बर्बाद हो जाएगा। बिल्कुल। रूपर्ट शेल्ड्रक का उदाहरण देख लीजिए। उन्होंने कुत्तों और तोतों पर टेलीपैथी के प्रयोग किए। हाँ, मैंने सुना है। वो नापते थे कि कुत्ता कैसे जान लेता है कि मालिक घर आने वाला है। कमरे में बैठकर सिद्धांत बनाना आसान है, लेकिन इन प्रयोगों के कीचड़ में उतरने के लिए बहुत साहस चाहिए। लेकिन इसी कीचड़ में एलेक्स साइकिडेलिक्स को लेकर एक चेतावनी भी देते हैं ना? हाँ, वो कहते हैं कि साइकिडेलिक्स कोई डिज्नीलैंड नहीं है जहां बस मजे के लिए चले जाएं। अगर चेतना दिमाग से बाहर की चीज है तो ये किसी दूसरी दुनिया में कदम रखने जैसा है। बिना गाइड के जाना खतरनाक हो सकता है। बिल्कुल। लेकिन इन सब दावों के बीच एक बात आती है कि फ्रॉड या जालसाजी भी तो हो सकती है। हाँ, मैं यही सोच रही थी। जो इंसान चमत्कार खोजना चाहता है वो हर चीज में चमत्कार ही देखेगा ना। ये डर पूरी तरह जायज है और एलेक्स इसे मानते भी हैं। लेकिन असली समस्या कुछ और है। असली समस्या क्या है? समस्या ये है कि मुख्य धारा का विज्ञान इतना कट्टर हो गया है कि वो नया डेटा देखना ही नहीं चाहता। वो अमेरिका के न्यूरो साइंटिस्ट वाला किस्सा। हाँ, उसने एलेक्स को ईमेल करके चुनौती दी कि 30 मिनट के जूम कॉल पर अपने चमत्कार साबित करो। और उसने 3 विकल्प भी दिए थे, है ना? हाँ, उसने कहा या तो तुम बेवकूफ हो, या मानसिक रूप से बीमार हो, या फिर एक पक्के धोखेबाज हो।
उसने ये विकल्प तो रखा ही नहीं कि शायद मैं यानी वो आलोचक खुद गलत हो सकता है। बिल्कुल नहीं। इसे डॉगमैटिक स्केप्टिसिज्म या कट्टरपंथी संदेहवाद कहते हैं। ऐसे लोग हर चीज पर शक करते हैं सिवाय अपने खुद के विश्वासों के। ये तो ऐसा हो गया जैसे विज्ञान जिसने हमें धर्म की कट्टरता से आजाद किया था अब खुद अपनी ही एक कट्टर धार्मिक संस्था बन गया है। एकदम सही। एक ऐसा चर्च जिसके अपने नियम हैं, जो इनसे बाहर जाता है उसे एकेडमिक दुनिया से निकाल दिया जाता है। और इस वैज्ञानिक चर्च को चलाने के लिए वो पब्लिशिंग पॉन्जी स्कीम काम करती है। हाँ, वैज्ञानिक जर्नल्स में पेपर छपवाना आज ज्ञान बांटने का तरीका कम और व्यापार बहुत ज्यादा बन गया है। जहां वैज्ञानिकों को अपने ही पेपर छपवाने के लिए भारी फीस देनी पड़ती है क्योंकि उनकी नौकरी इसी पर टिकी है। बिल्कुल, ताकि कोई नया वैज्ञानिक पुरानी मान्यताओं को चुनौती देने का रिस्क ही ना ले। इन सब अकादमिक लड़ाइयों के बाद मुझे लगता है सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक आम इंसान के लिए इसका क्या मतलब है। इसका मतलब बहुत गहरा है। इसका सबसे बड़ा असर है अनुमति देना। अनुमति? कैसी अनुमति? मुख्य धारा का विज्ञान हमेशा से लोगों को बताता आया है कि उनके गहरे अनुभव महज दिमाग का केमिकल लोचा है, जिससे लोग खुद को पागल समझने लगते हैं। लेकिन जब एलेक्स जैसे लोग खुलेआम बात करते हैं तो आम लोगों को अपने अनुभवों पर भरोसा करने की हिम्मत मिलती है। बिल्कुल। स्रोतों में उस आदमी की कहानी है ना, जिसने 41 साल पहले डूबते वक्त नियर डेथ एक्सपीरियंस महसूस किया था। हाँ, उसने डर के मारे 41 साल तक किसी को कुछ नहीं बताया। ये बहुत दुखद है। लेकिन जब उसने एलेक्स को टीवी पर सुना तो उसे पहली बार अपनी कहानी साझा करने की हिम्मत मिली। उसे लगा कि वो पागल नहीं है। वाकई एक ऐसा समाज बनाना जहां लोग विज्ञान के थोपे गए डर के बिना अपने सच को जी सकें, यही असली बात है। तो हमारा शुरुआत वाला सवाल कि क्या वैज्ञानिक मृत विचारधारा ढो है, वो अब काफी हद तक साफ हो गया है। हाँ, भौतिकवाद अब नए अनुभवों का भार नहीं सह पा रहा है। एआई हमारी चेतना पर कब्जा कर रहा है, लेकिन कुछ लोग असंभव माने जाने वाले प्रयोगों का साहस कर रहे हैं। इंसान होना सिर्फ बायोलॉजिकल मशीन होना नहीं है। हमारी चेतना की गहराई विज्ञान के स्थापित दायरों से कहीं ज्यादा बड़ी है। बिल्कुल। और इस चर्चा को खत्म करते हुए मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। बताइए। अगर मानव चेतना में भविष्य को भांपने या बिना आंखों के देखने जैसी ऐसी अद्भुत क्षमताएं वाकई मौजूद है जिन्हें वर्तमान विज्ञान लगातार दबा रहा है, तो जरा सोचिए ऐसी और कितनी मानवीय क्षमताएं होंगी जो सिर्फ इसलिए पूरी तरह से लुप्त हो गईं क्योंकि समाज ने ये मान लिया कि उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। क्या हम अपनी ही क्षमताओं के लिए अंधे हो गए हैं? ये सच में सोचने वाली बात है। बिल्कुल। चलिए, आज के इस विस्तृत विश्लेषण को यहीं रोकते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ।